Hello everyone, very good evening. I hope आप सब अच्छे हो and you all are doing good. So on this note we will start class, but before I start let me know screen visible है सबको? Full screen दिख रहा है या फिर से नहीं दिख रहा? Second page, can you see? Uh, okay, I need to check them. Okay, whatever I'm writing, is it visible? I've written something over the page. Is it visible? अच्छा, फिर से visible नहीं है. I don't know what this thing is actually. Okay, let me do one thing. Let me reshare, okay? Okay. Uh, Thank you for waiting. Is it visible now? Okay, I will write something और आप लोग मुझे बताना if it is visible or not. ठीक है? Something I'm writing over here. Good evening लिखा है मैंने. Is it visible? Yes. Okay, done. जब भी stuck हो जाए तो let me know. ठीक है? चलो, सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लास्ट लेग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ऑलमोस्ट खत्म था ये, बट बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक और जो भी इस टॉपिक में बचा है उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स रिवाइज. सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है और उस कंटेनर में अगर हमारे पास गैसेस है और एक गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है? m है, और यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? सपोज n दिया हुआ है. इन दैट केस प्रेशर एक्सर्टेड जो होगा ऑन द वॉल्स विल बी हाउ मच? 1/3 mn/V/RMS का स्क्वायर. अगेन हमने ये डेरिवेशन किया था क्यूबिक स्ट्रक्चर लेकर. कोई भी कंटेनर के लिए ये फॉर्मूला ट्रू होगा. ठीक है, हमने सिंपल से सिंपल कंटेनर लिया था सो दैट चीजों को सॉल्व करने में आसानी हो. बट दिस फॉर्मूला इज जनरलाइज्ड. It is true for all sorts of containers, right? So pressure exerted by these gaseous atoms or molecules कितना होगा? 1/3 of mass of one molecular atom into number of molecules per unit volume into VRMS का square. VRMS is what? This is the RMS speed of gas. और VRMS क्या होता है? We will discuss और we will revise, क्योंकि डिस्कस तो हम पहले भी कर चुके हैं. डन. सो दिस वाज द प्रेशर फॉर्मूला. उसके बाद हम जब हमने इस चीज को डिराइव करा था उसके बाद वी डिड वन थिंग. हमने इस फॉर्मूले से
काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को जाना था, लाइक वी ट्राई टू सी कि टेम्परेचर पे गैसियस मॉलिक्यूल का एनर्जी कैसे डिपेंड करता है। डन। सो प्रेशर हमारा कितना आया था? प्रेशर हमारा आया था 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर, एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। सो यहाँ पे एक काम करो, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं एट टेम्परेचर T है ये, इसका प्रेशर सॉरी इस कंटेनर का वॉल्यूम भी ले लो। सो यहाँ पे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं, PV इक्वल टू nRT। डन। सो P को हम क्या लिख सकते, N तो यहाँ भी है और N का मतलब वहां पे बहुत ही डिफरेंट है। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिनोट कर लेते हैं? म्यू से। ठीक है। सो प्रेशर को क्या लिखा था मैंने? म्यू आर टी बाई वी, वी इज द वॉल्यूम। सो यहाँ पे प्रेशर को लिख लो म्यू आर टी बाई वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल है। मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं? आइदर इसके निकालने का तरीका ये होता है कि टोटल मास बाई मोलर मास। स्मॉल m का मतलब टोटल मास में लिख रही हूँ, लेकिन नोटेशन में स्मॉल m सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, इसलिए मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मोल कैसे निकालते हैं? टोटल मास बाई मोलर मास। या म्यू निकालने का एक और तरीका है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज n। सपोज कर लो इस कंटेनर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, सो n डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो म्यू को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? म्यू को लिख सकते हैं n बाई Na, ठीक है, आर टी बाई वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 एम। एन क्या है हमारा? एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज एन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वी। सो वी आर एम एस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वी वी कैंसिल हुआ था, दिस एन एन विल गेट कैंसिल्ड। और मैंने एक चीज यहाँ पे बोला था, क्योंकि काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आर बाई एन ए को मैंने क्या बोला था? आर बाई एन ए की जगह मैं क्या लिखूंगी? किसी को याद है? एनीवन? R by Na here is equal to what? R is the gas constant, Na is Avogadro number, R by Na is equal to what? Anyone having any idea? नहीं, R by Na is Boltzmann constant, K था, ठीक है। सो R by Na, K लिखो, KT equal to, अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। तो मैं एक काम करती हूँ, हाफ से इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, एम वी आर एम एस का स्क्वायर। तो यहाँ भी मुझे 2 लिखना होगा। डन। इस 3 को इधर ले जाओ, 2 को भी इधर ले आओ। सो 3/2 KT किसके बराबर हुआ? हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। और ये टर्म क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, क्योंकि स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। सो यहां से हमें ये पता चला था कि जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। 3/2 KT, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है। यहां से हम वीआरएमएस को भी निकाल सकते हैं, वी कैन डू अ लॉट फ्रॉम हियर, क्योंकि वीआरएमएस का वैल्यू यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से वीआरएमएस लिखोगे तो वीआरएमएस का वैल्यू क्या लिखोगे? उसको तुम लिखोगे 3 KT बाई एम। ठीक है। अगेन के को अगर आप ब्रेक करते हो, के को ब्रेक करके क्या लिखोगे? R बाई Na, ये प्रीवियस क्लास में हमने किया है ना। सो 3K को क्या लिखोगे? R बाई Na, और M इंटू Na किसके बराबर होगा? M क्या है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। Na क्या है? Na is number of molecule in 1 mole. So M into Na will become mass of 1 mole, that is molar mass. So this is equal to your 3RT by M. So VRMS का formula either you will write 3KT by M या 3RT by M. Done है? चलो, नाउ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस करा था। अभी अभी हमने क्या देखा कि 3/2 KT आया, किसका एनर्जी? एक मॉलिक्यूल का एनर्जी। ठीक है। सो अगर तुम ध्यान से देखो, हमने जो लिया था सिस्टम, वो सिस्टम क्या था? मोनोएटॉमिक गैस था। ठीक है। और ये मूव कर रहा था किस किस डायरेक्शन में? आइदर एक्स एक्सिस में मूव करेगा, वाई एक्सिस में जाएगा और जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। ठीक है। सो
whatever gas is inside this container is free to move along x, y and z axis. So उसके पास कितना फ्रीडम है? उसके पास फ्रीडम ये है कि वो 3 डायरेक्शन में चल सकता है। डन। जैसे हमने डिफाइन भी किया था कि टोटल नेट वेलोसिटी जो होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन z डायरेक्शन के सम के बराबर होगा। यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास वेलोसिटी 3 डायरेक्शंस में है, सो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, यही होगा ना उसके पास काइनेटिक एनर्जी। डन। और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो टोटल आया है हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, वो किसके बराबर आया? 3/2 kT। यानी कि हर यूनिट के पास कितना एनर्जी होगा? हाफ kT। तभी ये सारा ऐड होकर कितना हो रहा है? 3/2 kT। सो यहां से हमने ये समझा था कि कोई भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग, यहाँ पे इसके पास कितना फ्रीडम है? 3 फ्रीडम है, क्योंकि फ्रीडम कहने का मतलब इस सेंस में कि वो किस तरह से मोशन कर सकता है। सो यहाँ पे उसके पास 3 डायरेक्शन में मोशन करने का फ्रीडम है, इसलिए उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। उसके पास टोटल एनर्जी 3/2 kT है। सो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी हुआ? हाफ kT। सो each degree of freedom if you call will have how much energy? Will have half kT energy for one molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी? हाफ kT। अगर सेम थिंग तुमसे पूछता है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक के पास तो इतना है। 1 मोल की अगर बात करोगे तो 1 मोल के पास कितना नंबर होता है? कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो हाफ kT इंटू एवोगैड्रो नंबर एंड k इंटू Na क्या हो जाएगा? R। सो RT हाफ RT। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक यूनिट के पास कितना एनर्जी होगा? हाफ kT। लेकिन एक मोल के पास कितना एनर्जी होगा? हाफ RT। ठीक है, सो ये चीज हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस कर्व इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। अगेन इस कर्व में क्या था हमारा? अलोंग द एक्स एक्सिस हमने along the y-axis हमने क्या प्लॉट किया था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड along the x-axis वेलोसिटी। ठीक है, सो ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो हमें ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। और इस वेलोसिटी को हमने क्या बोला था? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, उसमें से अगर किसी भी एक मॉलिक्यूल को तुम पिक करते हो तो उसके पास उसकी वेलोसिटी का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा? मींस अगर तुमने एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, तुमसे कोई पूछता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम गेस कैसे करोगे? तुम उसी वैल्यू की बात करोगे ना जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने का है, एंड दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज व्हाट? दिस वन, because this speed is contained by most number of molecules। so chance ये है कि जो molecule हमने निकाला है बाहर उसके पास भी वही speed हो। Done? So that is why its name is most probable speed, क्योंकि ये speed maximum number of molecule के पास है। Done? So एक हमने पढ़ा था most probable speed, इसका वैल्यू कितना आया था? डिराइव नहीं करना है इसको, इसका वैल्यू सीधे लिखना है 2RT/m। उसके बाद हमने आरएमएस तो पढ़ रखा है। आरएमएस हमारा क्या था? 3RT/m। और उसके बाद था एवरेज स्पीड। सो ऑन द एवरेज जो भी मॉलिक्यूल उसके पास क्या स्पीड है? सो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना था? 8RT/m। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा VRMS, ये है V एवरेज, ये है VP। अगर तुम्हें कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि इन तीनों स्पीड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे हाई वैल्यू होगा VP का, उसके बाद होगा V एवरेज का, और उसके बाद होगा VRMS का। ठीक है, तो इसको रेटिंग सही से करना। ऐसे भी ये ग्राफ अगर याद रखोगे सीक्वेंस वाइज VP, V एवरेज, VRMS, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा।
ऐसे भी वैल्यूज नहीं भी याद है तो भी यू कैन आंसर, है ना, इफ ग्राफ इज देयर इन योर हेड देन। एंड उसके बाद मैंने एक चीज डिस्कस किया था, वो ये कि ये जो ग्राफ का ट्रेलिंग रीजन होता है ना, इसको जैसे इसको मैं ऐसे एक्सटेंड करके दिखाती हूँ। सो इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल का टेल, मैक्सवेलियन टेल, ठीक है। सो मैक्सवेल टेल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर तुम इस पॉइंट ऑफ ग्राफ के इस पॉइंट की बात करो, तो इस पॉइंट से पैरेलल ऐसे लाइन खींचो और देखो वाई एक्सिस को वो कहाँ कट कर रहा है, यहाँ। और यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा, बहुत कम, है ना। सो बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास वेलोसिटी क्या है, इतनी ज्यादा है, इतनी हाई स्पीड है, बट है तो, है ना। इसका ये मतलब होता है कि अगर मेरा गैस 0 केल्विन पर भी है, या फिर 0 केल्विन पे तो मोशन हम क्या मानते हैं, सीज कर जाता है ना। अगर हमारा, क्योंकि 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है, पहले भी मैंने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशन बॉडी का बिल्कुल 0 हो जाता है। सो उसकी बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन 0 है, वेलोसिटी की बात नहीं होगी। बट अगर मैं 0 डिग्री लूं, जो कि 273 केल्विन है, सो 0 डिग्री पे भी 0 डिग्री पे भी हमारे गैसेस मॉलिक्यूल के पास, हमारे गैसेस कंटेनर, अगर एक गैस का कंटेनर ले लो जो कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे है, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कि हाईली एनर्जेटिक होंगे, है ना। क्योंकि मैक्सवेलियन टेल का मतलब ही ये है कि कुछ स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास हाई एनर्जी होगा। डन। सो हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक गैस का कंटेनर है, टी टेम्परेचर पे है, तो हर मॉलिक्यूल का स्पीड सेम होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का स्पीड वीपी होगा, कुछ का वीआरएमएस होगा, ऑन द एवरेज वी एवरेज होगा, लेकिन कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास काफी हाई नंबर ऑफ हाई वैल्यू ऑफ स्पीड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था कि वी एवरेज कैसे निकालते हैं और वी आरएमएस कैसे निकालते हैं। सो एवरेज अगर तुम्हें दिया हुआ है कि 5 या 4 मॉलिक्यूल दिया गैस का, एक का स्पीड v1 है, दूसरे का v2, v3 और v4, तो एवरेज कैसे निकालोगे। एवरेज निकालना आसान है, जैसे सब नंबर्स का एवरेज निकालते हो वैसे इन वेलोसिटीज का एवरेज निकाल दोगे। आरएमएस कैसे निकालते हैं, सो इसके लिए भी मैंने तुम लोगों को टेक्निक बताया था कि इसको बैक से रीड करना स्टार्ट करो। एस का मतलब था स्क्वायर, एम का मतलब क्या था, मीन यानी कि एवरेज, और आर का मतलब क्या था, रूट। बैक से रीड करने का मतलब पहले स्क्वायर करो। सो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल है, चारों की वेलोसिटी दी गई है, सब सारी वेलोसिटीज को स्क्वायर कर दो। सो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, v4 स्क्वायर। फिर जब तुमने स्क्वायर कर लिया, उन स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन निकालो, यानी कि एवरेज। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, एवरेज निकाल लिया। अब उसका रूट ले लो, रूट ले लिया, ये हो गया हमारा वीआरएमएस। सो अगर क्वेश्चन में तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, फाइनाइट नंबर ऑफ, और उसका इंडिविजुअल वेलोसिटी दिया है, तब तुम्हें वीआरएमएस निकालना है, गो लाइक दिस। लेकिन अगर टेम्परेचर दिया है, मोलर मास दिया है, तो वीआरएमएस का सिंपल तुम फॉर्मूला रखोगे और निकालोगे। और रिमेंबर, टी का वैल्यू हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है, ठीक है। टी हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में। उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक चीज बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस, ये भी हमने डिस्कस किया था। सो मोनोएटॉमिक गैस अभी अभी मैंने डिस्कस किया। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक है, ठीक है, सो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसके पास ये सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है ना, ये रोटेट तो कर नहीं सकता, क्योंकि रोटेशन के लिए उसको एक्सिस चाहिए। वो सिंगल है, वो सिंगल है, उसके अराउंड उसके पास कोई एक्सिस नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। कहने का मतलब कि अगर तुम डायटोमिक लेते हो, तो देखो डायटोमिक ऐसे हुआ, अब ये इस लाइन के अराउंड ये रोटेट कर सकता है, ये 2 एटम का सिस्टम, ठीक है। सो डायटोमिक रोटेट तो कर सकता है, बट मोनोएटॉमिक नहीं कर सकता, सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेट करने के लिए कितने डायरेक्शंस होते हैं, 3, यानी कि मोनोएटॉमिक सिर्फ ट्रांसलेट करेगा। और ट्रांसलेशन मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो मोनोएटॉमिक के पास कितना, मोनोएटॉमिक अगर गैस दिया हुआ है तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यानी कि उसका इंटरनल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा,
अभी अभी मैंने बताया था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 मोल के लिए कितना एनर्जी होता है, R/2 RT, है ना, हाफ RT। सो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होगा, 3/2 RT विल बी द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस। नाउ मैंने तुम लोगों को डायटोमिक की बात भी करी थी। सो डायटोमिक गैस के लिए अगर आप बात करोगे, ठीक है, सो डायटोमिक गैसेस का क्या होगा, ये ट्रांसलेट भी कर सकता है, ये ट्रांसलेट करेगा, और ये क्या करेगा, रोटेट भी करेगा। ट्रांसलेट का मतलब कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन उसको कितना फ्रीडम देगा, 3, रोटेशन कितना फ्रीडम देगा। सो डायटोमिक के लिए मैंने डिस्कस किया था कि जो डायटोमिक गैसेस है वो ऐसे डायटोमिक है, ये तो बॉन्ड वाली लाइन है ना। सो बॉन्ड के अराउंड वो रोटेट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि ये जो डायटोमिक गैस है वो इस लाइन के अराउंड रोटेट नहीं कर सकता, यानी कि एक्स के अलोंग नहीं कर सकता, वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, और यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी टू द प्लेन उसके अराउंड भी रोटेट कर सकता है, दैट इज जेड एक्सिस। सो डायटोमिक गैसेस रोटेट तो करेगा लेकिन 3 डायरेक्शंस के अलोंग नहीं, 2 डायरेक्शंस के अलोंग ही कर सकता है, क्योंकि एक डायरेक्शन उसके बॉन्ड के अलोंग जा रहा है, ठीक है। सो रोटेशन का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल इसके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 5। सो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होता है, हाफ RT फॉर 1 मोल, एंड 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1 मोल के लिए इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 5 इंटू हाफ RT, दैट इज 5/2 RT, ठीक है। उसके बाद मैंने बात किया था ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए। अब देखो ट्राइएटॉमिक में क्या होगा, ट्राइएटॉमिक में 2 तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, और क्या हो सकता है तुम्हारा, नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर कहने का मतलब CO2। CO2 कैसे बनाते हैं, किसकी केमिस्ट्री अच्छी है, दिस इज योर CO2। सो अगर CO2 को तुम लोग देखे होगे तो पता है तुम लोगों को कि ये क्या होता है, लीनियर होता है ना, 180 डिग्री एंगल बनता है ऐसे। सो ये भी डायटोमिक की तरह दिख रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये भी रोटेट नहीं करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग करेगा और जेड एक्सिस के अलोंग करेगा। यानी कि अगर ट्राइएटॉमिक गैस अगर लीनियर है तो वो किसकी, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी तरह होगा, डायटोमिक गैसेस की तरह होगा। यानी कि इसके पास 3 ट्रांसलेशन होगा और 2 रोटेशन होगा। ओवरऑल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 5। तो इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 5/2 RT। अब नॉन लीनियर में आप आ जाओ, जैसे वाटर की बात कर लो। सो वाटर ये ऐसे हुआ, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कोई भी बॉन्ड के अलोंग नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना ट्रांसलेशन, तो 3 होगा ही होगा, रोटेशन भी यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 6। इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 6 इंटू हाफ RT। So you have to remember monatomic 3 degree of freedom, only it will translate, diatomic it will translate and rotate, 5 degree of freedom, triatomic if linear same as diatomic, 5 degree of freedom, if non-linear 6 degree of freedom, because it will have 3 degree of freedom in rotation also. So 3 क्या हो गया, 6 हो गया, this is your ट्राइएटॉमिक, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या है ना, अब देखो जी मेंस में तो बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वहां तो पूछने का स्कोप मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा, बट ठीक है, अगर पूछता है तो तुम्हें कभी कभी ऐसा दे सकता है, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए ये ट्रू है। सबसे पहले मैं ये लिख दूं, पॉलीएटॉमिक कहने का मतलब कि 2 से ज्यादा एटम होगा, ठीक है, पॉलीएटॉमिक। सो इस केस में अगर क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि वाइब्रेशनल मोड इज एक्साइटेड, वाइब्रेशनल मोड इज एक्साइटेड, और वाइब्रेशनल मोड एक्साइटेड है ये ना लिखकर ये भी लिख सकता है कि टेम्परेचर ऑफ सैंपल इज हाई, ठीक है। अगर सैंपल का टेम्परेचर हाई है, कहने का मतलब कि अगर एक पॉलीएटॉमिक गैस है और इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसेस वाइब्रेट करेंगे ज्यादा, ठीक है। सो वाइब्रेशनल मोड एक्साइट कब होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा। और एक्साइट होने से प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम में जाना पड़ेगा। जैसे पॉलीएटॉमिक के लिए मैंने क्या बोला, जैसे 3 से ज्यादा अगर
अगर 3 है, लीनियर नहीं है सपोज कर लो, सो 3 रोटेशन होगा, 3 ट्रांसलेशन होगा। लेकिन टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी चीज जब वाइब्रेट करता है ना, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, यानी कि ऑक्सीलेट करेगा। और जब ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो एसिचिन की तरह सोचो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी नहीं पढ़े हम लोग, बट स्प्रिंग के मोशन की तरह इसको कंपेयर करो। तो यहाँ पे जो एटम्स हैं उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, यानी कि एनर्जी का 2 टर्म आ रहा है, ठीक है। सो अगर तुम्हारा वाइब्रेशनल मोड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एडिशनली बढ़ सकता है, 2 बढ़ सकता है, एक काइनेटिक एनर्जी वाला, एक पोटेंशियल वाला। अगेन वो दोनों तुम्हें ब्लाइंडली नहीं लिखना, क्वेश्चन में वो भी दिया रहेगा कि काइनेटिक मोड, पोटेंशियल एनर्जी मोड कौन सा लेना है, एवरीथिंग विल बी गिवन, बट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में टेम्परेचर काइंड ऑफ या वाइब्रेशनल मोड एक्साइटेड लिखा हुआ है तो यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि अगर वाइब्रेट करेगा तो उसके पास एडिशनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आ सकता है। एंड अगर क्वेश्चन में सिर्फ काइनेटिक को कंसिडर करना है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे, यानी कि 6 + 7 होगा। अगर दोनों लेना है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी गिवन एंड क्लियर इन योर क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज ऑल। नाउ ये सारी चीजें मैं क्लास में पहले भी पढ़ा चुकी थी, बट आई गेव यू टाइम क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग नहीं थे, बट ठीक है। मोनो सीपी एंड सीवी का कैलकुलेशन करेंगे अब हम लोग। देखो अभी अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी मैंने क्या लिखा, इंटरनल एनर्जी मैंने लिखा 3/2 RT। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 3/2 R डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, ओनली टेम्परेचर पे। अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, डेल्टा यू किसके बराबर होता है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को याद करो, Q इक्वल टू क्या होता था, Q इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस वर्क डन, ठीक है। अगर मैं Q कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रही हूं, अगर ये QV है, डन, दिस थिंग वी हैव डन बिफोर, सो दिस इज डेल्टा यू प्लस W क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोगों ने क्या ले लिया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सो QV इज इक्वल टू डेल्टा यू। QV इज व्हाट, हीट गिवन टू द गैसियस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और QV को हम कैसे लिखते हैं, QV को, जैसे CV को हम कैसे लिखते थे, CV को लिखते हैं QV बाई N डेल्टा T। C क्या है तुम्हारा, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एनर्जी गिवन पर यूनिट मोल पर यूनिट टेम्परेचर राइज। सिंस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन कर रहे हैं इसलिए CV लिया है QV बाई N डेल्टा T। दिस थिंग वी हैव डन ऑलरेडी बिफोर, राइट। सो अब सेम चीज को मैं यहाँ पे यूज करूंगी। डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा यू को मैं लिख सकती हूँ QV, और QV को मैं क्या लिख सकती हूँ, NCV डेल्टा T। सो यहाँ पे QV किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है, और ये QV किसके बराबर है, NCV डेल्टा T। सो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, NCV डेल्टा T। अगेन मैंने n नंबर ऑफ मोल लिया है, ये 1 मोल की एनर्जी है 3/2 RT। n मोल की एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे n लिखोगे, यहाँ पे n डालोगे, सो NCV डेल्टा T n इंटू 3/2 R डेल्टा T। this will get cancelled, n will get cancelled, CV कितना हो गया 3/2 R। और मैंने पहले भी डिराइव किया है तुम लोगों के लिए CP और CV का रिलेशन। CP प्लस CV क्या होता है, सॉरी, ओके, व्हाट आई एम डूइंग, CP माइनस CV। CP माइनस CV कितना होता है, CP माइनस CV क्या होता है, R। सो CP कितना हो जाएगा, CV, यस, जडेजा, करेक्ट, CV प्लस R। सो यहाँ पे आप CV का वैल्यू पुट कर दो 3/2 R प्लस R, सो ये हो गया 5/2 R। कहने का मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू क्या होगा, 3/2 R, और CP का वैल्यू क्या होगा, 5/2 R। याद रखो कि मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इसलिए इसका CV होता है 3/2 R, और CP 1 ऐड कर लो, R ऐड कर लो उसमें, सो 5/2 R। Similarly, we will do the same thing for diatomic. Again, diatomic के अगर n मोल ऑफ diatomic गैस हमने लिया है तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना लिखोगे, n
5/2 RT, 5, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का क्या होता है 5, सो एन मोल की एनर्जी कितनी होगी n इंटू 5/2 RT। नाउ डेल्टा यू कितना होगा n इंटू 5/2 R डेल्टा टी। अगेन सेम थिंग यू डू, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, ये क्यू वी के बराबर होगा, है ना, क्यू वी इक्वल टू n 5/2 R डेल्टा टी। क्यूवी को क्या लिखोगे n cv डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू n इंटू 5/2 R डेल्टा टी। सॉल्व करोगे cv का वैल्यू क्या आया 5/2 R, तो cp कितना आएगा, इसमें r ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7/2 R। ठीक है, सो डायटोमिक। नाउ सिमिलरली और सारे के लिए निकाल लोगे, डन, मैंने 2 कर दिया। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर तुम नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएगा। सो उस केस में u का वैल्यू कितना लिखोगे 1 मोल के लिए 6.5 RT, है ना। सो डेल्टा यू कितना लिखोगे 3, 3 हो जाएगा 3 R डेल्टा टी। ठीक है, लाइक दैट यू विल गो ऑन। ठीक है, ओवर। सो यहां से तुम्हें सीवी क्या दिख रहा है, सीवी क्लियरली दिख रहा है 3R होगा, है ना, और सीपी कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा। क्लियर है, सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व इट। नाउ देयर इज अ लिटिल थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज योर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, किसी को आइडिया है? जैसे देखो अभी अभी हमने एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर के अंदर गैसेस थे, और वो क्या होंगे, जैसे किसी भी कंटेनर में अगर तुम गैस की बात कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, और बहुत सारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में रैंडम मोशन में होंगे, दे विल कोलाइड, राइट। लेकिन जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम से कोलाइड किया, कोलिजन के बाद क्या होगा, इसको 1 बुला लो, इसको 2 बुला लो। सो कोलिजन के बाद क्या हुआ, 1 इधर मूव करने लगा और 2 इधर मूव करने लगा। अगेन 2 इधर जा रहा है तो 2 अगेन किसी और मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, सपोज यहाँ पे कोलाइड किया, यानी कि इतने डिस्टेंस तक वो कोलाइड नहीं किया है, डन, फ्रीली चला है वो विदाउट कोलिजन, डन। सो मीन फ्री पाथ होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, डन। उसी को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ, यानी कि वो रास्ता जिसमें जो एटम था वो फ्रीली चल रहा था, उसको किसी ने टक्कर नहीं मारी, डन। सो दैट इज योर मीन फ्री पाथ, और उसका डिस्टेंस क्या होता है, मीन फ्री पाथ को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं 1/√2, सॉरी मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, 1/√2 n π d²। अब ये क्या क्या है, सो √2 तो कांस्टेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जो वहां पे n लिया था हमने सेम है। d तुम्हारा क्या है, d है तुम्हारा डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम जो भी है उसका डायमीटर है, ठीक है। सो मीन फ्री पाथ अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ सकता है, अगर तुम्हें पूछता है तो यू सिंपली नीड टू पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, दिस इज दिस। नाउ देयर इज वन मोर टर्म डिफाइंड दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, इसके नाम से ही क्लियर है, इस चीज का डिस्कशन और इस चीज का मेंशन फिर से आएगा जब तुम लोग करंट पढ़ोगे, ठीक है। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ऐसा टाइम जिसमें वो एटम जो है या मॉलिक्यूल जो है वो रिलैक्स है, वो रिलैक्स कर रहा है। वो कब रिलैक्स कर रहा था, जब वो कोलाइड नहीं करेगा तभी तो रिलैक्स करेगा ना, यानी कि कौन से डिस्टेंस में वो रिलैक्सेशन मोड में था, मीन फ्री पाथ वाले डिस्टेंस में। सो रिलैक्सेशन टाइम इज व्हाट, टाइम बिटवीन 2 consecutive collision। मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive collision, एंड रिलैक्सेशन टाइम इज व्हाट, दैट इज टाइम बिटवीन 2 consecutive collision। सो ये निकाल कैसे सकते हैं, अगर मुझे मीन फ्री पाथ पता है, दिस डिवाइडेड बाय relative velocity of the molecule or atom, ठीक है। अगेन दिस थिंग विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, डन। सो दिस इज दिस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, एनीथिंग? कुछ तो बोलो।
डाउट जडेजा, ठीक है, थैंक यू। कोई तो बोला, और कुछ लोग बोल सकते हो, बहुत शांति है इधर। नहीं बोलना, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ कट करते हैं और इसका हेडिंग देते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन अप्रोच है। एक्चुअली क्वेश्चन तुम लोगों को करवाया जाएगा या करवाया गया होगा, तो यू मस्ट हैव सीन इट। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, इसका क्या मतलब है, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक। और ये गैस का कितना मोल है, N1 मोल है। और इसको हमने मिक्स कर दिया दूसरे गैस के साथ जो कि डायटोमिक है। ठीक है, और इसके पास कितना मोल है, N2। सो इन दोनों को मिक्स करने के बाद मुझे एक कंटेनर मिलेगा जिसमें मोनोएटॉमिक डायटोमिक दोनों गैसेस होंगे और टोटल मोल कितना होगा, N1 प्लस N2। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है इसकी इस मिक्सचर का CV बताओ, CP बताओ, गामा बताओ, कैसे बताओगे। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मिक्सिंग द गैसेस। सो व्हेन यू आर मिक्सिंग दिस टू, यू आर मिक्सिंग देयर एनर्जीज। तुमने क्या किया, इसके एनर्जी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। डन। सो लेट्स नॉट गो इनटू डेरिवेशन, डायरेक्टली मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अगर तुम्हें CV, मैंने ये हिंट इसलिए दिया सो दैट यू कैन लुक इनटू डेरिवेशन आल्सो, कि यहाँ पे जो भी मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ उसका लॉजिक ये है कि व्हेन वी आर मिक्सिंग टू गैसेस वी आर मिक्सिंग देयर एनर्जी। सो फर्स्ट गैस की एनर्जी कितनी होगी, अगर टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर तुम कुछ भी T1 ले लो, सो इसका एनर्जी कितना होगा, N1, या फिर दोनों को सेम टेम्परेचर पे ले लो। सपोज लेट्स मेक इट मोर सिंपल। सो N1 CV1 T, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, N2 CV, जैसे मैं इसकी एनर्जी लिखती हूँ N1 CV1 T, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, N2 CV2 T। यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, N1 प्लस N2 CV ऑफ द मिक्सचर इंटू T। अब तुम ध्यान से देखो, सम ऑफ दीज टू एनर्जीज विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस, है ना। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या आएगा, चलो डेरिवेशन में तो कुछ करना नहीं है, बस यही करना था, बट ठीक है मैं कर देती हूँ। N1 प्लस N2 इंटू क्या लिखोगे, CV मिक्सचर इंटू टेम्परेचर इक्वल टू क्या लिखोगे, N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T। ठीक है, अब देखो यहाँ से T T T क्या हो जाएगा, कैंसिल। और CV मिक्सचर कितना मिला मुझे, CV मिक्सचर मिला N1 CV1 plus N2 CV2 by N1 plus N2. And this is this, right? So for one particular case, we have derived this and this will become the general formula. So CV mixture क्या लिखोगे, N1 CV1 plus N2 CV2 by N1 plus N2. CV1 का वैल्यू मोनोएटॉमिक है, कितना होगा 3/2R। CV2 कितना होगा, ये डायटोमिक है 5/2R। You will put the value and get the answer. सिंपल है, CP मिक्सचर भी इसी तरह से लिख सकते हो, डिराइव कर सकते हो, थोड़ा सोचना है तो सोच सकते हो। N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, और गामा मिक्सचर क्या हो जाएगा, गामा अगर CP मिक्सचर और CV मिक्सचर निकाल चुके हो तो गामा किसके बराबर होता है, गामा होता है CP बाई CV, है ना। सो CP मिक्सचर बाई CV मिक्सचर किसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर होगा। अगर मैंने नहीं बताया तो अभी जान लो, गामा क्या होता है, जो एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ा था ना हमने, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, पढ़ा था ना एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये गामा क्या था तुम्हारा, रेशियो ऑफ CP एंड CV था, है ना। सो CP बाई CV क्या होता है, गामा, उसी को गामा बोलते हैं। सो गामा मिक्सचर क्या होगा, CP मिक्सचर बाई CV मिक्सचर। एंड विद दिस टॉपिक here we are ending entire thermodynamics। सारा खत्म हो गया, मैटर, हीट ट्रांसफर, thermodynamic system, kinetic theory of gases, everything is done। anyone is having any doubt, any problem? इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, वो है तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो मुझे ये, और देखो ये जो इंटायर थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ से 4 क्वेश्चंस आते हैं, 4। So this is actually a good weightage topic।
यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे नंबर में आते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, काफी इजी भी है ना। बट आई विल सजेस्ट यू, अभी तो जी मीन्स में क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, सो यू शुड टारगेट फॉर योर जी एडवांस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो। सो तुम लोग क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है इजी आ रहा है जी मीन्स में तो करो ही मत, आगे का सोचो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, ठीक है। एनीवन एनी डाउट? प्रज्ञा, अभय, अंकित, जडेजा, और कौन कौन है, पारुल, और whoever is here, क्योंकि मुझे इतने लोगों का ही नाम दिख रहा है। आदित्य, किसी को कोई डाउट है? ओके, अगर डाउट नहीं है जडेजा, ठीक है, देन थैंक यू फॉर दिस टॉपिक। लेकिन अभी जाना नहीं है, अभी मैं इधर हूँ। अभी वी विल स्टॉप प्रेजेंटिंग दिस वन एंड वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, ठीक है। और हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? नेक्स्ट ऑक्सीलेशन पढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, काफी अगेन इजी जाएगा, डोंट वरी, जस्ट गिव मी सम टाइम। ऑक्सीलेशन पढ़ चुके हो तुम लोग क्लासरूम में? अच्छा, नहीं पढ़े हो। अगेन फिर से ये स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज एक्चुअली a big problem, you know. कौन सा टॉपिक चल रहा है वैसे तुम लोगों का स्कूल में? ओके, अगेन सेम थिंग आई सेड, सॉरी। यस, एनीवन, क्या पढ़ रहे हो अभी तुम लोग? एग्जाम की तैयारी, अच्छा। कौन सा एग्जाम आ रहा है अभी? तुम लोग का यूनिट टेस्ट है ना शायद? हाँ, UT4 है। ओके, सो UT4 में तुम लोगों का सिलेबस कहाँ तक है? आई एम जस्ट प्रेइंग विथ गॉड कि इस बार सही से दिखे, नहीं दिख रहा यार। आर यू एबल टू सी वॉट एवर आई एम राइटिंग? ओके, नो इट्स नॉट विजिबल, राइट? Okay, I'm navigating through it, but is it visible? Can you see periodic and oscillatory motions written? Not just oscillation. Okay, I need to fix it.
Okay, so let me try another thing. Okay, it's not visible really. It's very much irritating. Okay, just give me some time, okay? Now it's there. Everyone left. Okay, so it is here now. Sorry for this thing, but okay, so we can hardly do one thing. We can set up the background. ठीक है? So next हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? Next we are going to study that is your oscillation. Okay? और oscillation में हम लोग क्या पढ़ेंगे? Periodic and oscillatory motions पढ़ेंगे. Done. So this topic is actually very much easy. हम लोग समझेंगे पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी मोशंस के बीच का डिफरेंस क्या है. जैसे अभी देखो यहाँ पे जस्ट वेरी इजी थिंग, जैसे दिस प्लैनेट इज मूविंग अराउंड सन, सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि 365 डेज में, इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, 365 डेज में वो एक रोटेशन को कंप्लीट करता है. सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन. आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम मोशन इज गेटिंग रिपीटेड. सिमिलरली हियर इट्स हैपनिंग. सो दिस आर पीरियोडिक मोशंस. जैसे यहाँ पे देख लो, this hour hand of the watch, this is also moving in a periodic motion, है ना? In certain, like in 1 hour it will complete one rotation, again it will repeat the motion. So these are periodic motions. Done. Similarly यहाँ पे अगर इस झूले की बात करो तो it is at this point, it is in mean position, and then from this line it is going somewhere here, and then coming back like this. So to and fro वो इस line के along वो move कर रहा है. So this is also a periodic motion because it is reaching here and again coming here and again reaching here in certain fixed interval of time. Then it is getting repeated. Similarly यहाँ पे spring mass system का जो motion होता है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है. वी विल रीड दिस थिंग्स एक्सटेंसिवली लेटर. ठीक है? सो पीरियोडिक मोशन कहने का मतलब मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर पीरियोडिक मोशन. सो दिस इज अ पीरियोडिक मोशन.
planet around sun, and this is also periodic motion. This is your simple pendulum, and what happens here, तुम लोगों को पता होगा, ये मीन पोजीशन बोलते है ना, we will discuss this later also. So मीन से वो एक्सट्रीम जा रहा है, फिर से वो यहाँ आया, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस इधर जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, और इस तरह से ये मूव करता रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. देन सो दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. देन now there is a term oscillatory motion. Oscillatory motion और periodic motion different है. Oscillatory motion में क्या होगा, to and fro motion of object about its mean position. Oscillatory motion में हमेशा ही एक mean position होगा जिसके अराउंड बॉडी क्या होगा, टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा. जैसे इस झूले की बात कर लो, तो इस झूले का ये मीन पोजीशन है, मीन लाइन है, इससे वो पर्सन इधर जा रहा है और फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया और फिर वापस इधर. सो it is moving to and fro around certain line, certain point, that is your mean position. Done. But in periodic motion, this mean position is not required. जैसे एक planet sun के around जा रहा है, तो इस केस में कोई mean position नहीं है, कोई ऐसा position नहीं है जिसके around ये planet to and fro motion में है. Done. So oscillatory motion में there is a concept of mean position, but ये मीन जो ऑक्सिलेटरी मोशन होगा वो भी एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. कहने का मतलब कि जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑक्सिलेटरी मोशन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा, क्योंकि ऑक्सिलेटरी में मीन पोजीशन होना जरूरी है, पीरियोडिक में मीन पोजीशन नहीं होता. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे इस मोशन को हम पीरियोडिक भी बोलेंगे, है ना, और इस मोशन को ऑक्सिलेटरी भी बोलेंगे. पीरियोडिक क्यों, क्योंकि ये सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है. ऑक्सिलेटरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मीन पोजीशन का कॉन्सेप्ट है. लेकिन अगर हम इस मोशन की बात करें तो इसको पीरियोडिक तो बुलाएंगे, बट दिस मोशन इज नॉट ऑक्सिलेटरी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक मीन पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. Every oscillatory motion is what, periodic, but every periodic motion is not necessarily oscillatory. ठीक है, चलो. But every यहाँ पे क्या, but every periodic motion need not to be oscillatory. जरूरी नहीं है कि वो oscillatory होगा. जैसे इस केस का एग्जाम्पल ले लो, ये तुम्हारा क्या है, पीरियोडिक है, बट ये oscillatory नहीं है, not oscillatory. बट ये केस की बात ले लो, दिस इज पीरियोडिक एंड दिस इज ऑल्सो oscillatory, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक मीन पोजीशन डिफाइन हो रहा है जिसके अराउंड ये टू एंड फ्रो मोशन में है. ठीक है, चलो. सो ऑक्सिलेटरी और पीरियोडिक मोशन में बस डिफरेंस यहाँ तक ही आज देखते हैं. ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होगा, बॉडी मूव्स अबाउट अ मीन पोजीशन, एंड पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, ऐसा पीरियोडिक मोशन जो ऑक्सिलेटरी नहीं है, उसमें क्या होगा, नो मीन पोजीशन. ऑक्सिलेटरी मोशन में एक्सट्रीम पोजीशंस होंगे जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो. इसको हम लोग एक्सटेंसिवली आगे पढ़ेंगे. जैसे पेंडुलम के केस में दिस इज मेन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम, वो यहां तक गया और यहां से आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो, इसलिए वो वापस इधर आ रहा है. और यहाँ पे आने के बाद उसके पास अच्छी खासी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसलिए वो फिर से इधर जा रहा, और इधर तब तक जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी अगेन क्या ना हो जाए, जीरो. सो एक्सट्रीम पोजीशन डिफाइन होगा ऑक्सिलेटरी मोशन में, और एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होता है, जीरो. लेकिन पीरियोडिक मोशन में वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं होता. ऐसा पीरियोडिक मोशन जो ऑक्सिलेटरी नहीं है, उस केस में वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगा. ठीक है. थर्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स. जैसे यहाँ पे जैसे ही यहाँ तक आया वेलोसिटी जीरो हुआ और वो नीचे की तरफ आने लगता है, यानी कि इंस्टेंट वेलोसिटी रिवर्सल होता है. लेकिन पीरियोडिक मोशन में जैसे सन के अराउंड प्लैनेट को ले लो, तो प्लैनेट जब यहाँ है तो वेलोसिटी इधर है, यहाँ है तो वेलोसिटी इधर है, रिवर्स हुआ है वेलोसिटी, लेकिन इंस्टेंटली नहीं होता, इतने टाइम के बाद हुआ है. ठीक है, बट इन केस ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है एट इंस्टेंट. ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन. आई होप तुम पारुल, यू आर ओनली हियर, सो
अच्छे से पेपर देना, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गेट दैट शेयरिंग थिंग सॉर्टेड, क्योंकि उसकी वजह से काफी दिक्कत हुआ आज। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? Okay, so that is all for today's class, and I wish you all the best for your coming UT4. ठीक है, सही से पढ़ो और सही से एग्जाम दो. Definitely you people will score the maximum. Okay, bye bye, take care.